नमस्कार, मैं हूं स्वाति भाटिया रावत और राज्यसभा टेलीविजन की खास पेशकश विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरों के साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम लेकर आए हैं हफ्ते भर की विज्ञान व तकनीकी से जुड़ी खबरें। लेकिन पहले डालते हैं नजर इस हफ्ते की सुर्खियों पर। नैनो मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी, नैनो तकनीक के विकास पर होंगे 650 करोड़ रुपए खर्च। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने किया 3 चिकित्सीय किटों का शुभारंभ। वैज्ञानिक जागरूकता पर राष्ट्रीय सम्मेलन साइंटिफिक टेम्पर और दी नेशन पर हुई चर्चा। पेपर टेस्ट के जरिए होगी कैंसर की जांच, भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने किया नई तकनीक का विकास। और खोज खबर में जानेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा के बारे में विस्तार से। आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। आज भारत नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर है। नैनो विज्ञान में अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नैनो मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसके तहत 650 करोड़ रुपए इस योजना के लिए आवंटित किए गए। तकनीक के क्षेत्र में अगली क्रांति का नाम है नैनो टेक्नोलॉजी। विशेषज्ञों का मानना है कि नैनो के दम पर इस सदी के मध्य तक पूरी दुनिया का कायाकल्प हो जाएगा। बड़े बड़े काम बेहद छोटे छोटे उपकरण कर देंगे। दरअसल सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की क्रांतिकारी खोज ही नैनो टेक्नोलॉजी है। नैनो टेक्नोलॉजी की उपयोगिता और संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने 12वीं योजना के अंतर्गत नैनो मिशन के दूसरे चरण की स्वीकृति दे दी, जिसके तहत अगले 5 वर्षों तक 650 करोड़ रुपए इस योजना के विकास पर लगाए जाएंगे। इस मिशन के अंतर्गत सभी वैज्ञानिक संस्थानों और उद्योगों को इस प्रौद्योगिकी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मिशन से मूलभूत अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान बुनियादी ढांचा विकास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, नैनो एप्लीकेशन और प्रौद्योगिकी विकास के जरिए नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को और अधिक सशक्त किया जाएगा। साथ ही नए चरण में नैनो मिशन के तहत एप्लीकेशन आधारित अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के नए प्रयास होंगे, ताकि उपयोगी उत्पाद, प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकी उभर कर सामने आए। सरकार ने साल 2007 में अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंतर्गत नैनो मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत 5 वर्षों के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था। नैनो मिशन के पहले चरण की बदौलत ही आज भारत नैनो विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशनों की नजर से विश्व में 5वें स्थान पर आता है। नैनो मिशन के तहत 5000 अनुसंधान पत्र और लगभग 900 पीएचडी पूरी हुई। नैनो हाइड्रोजेल आधारित आई ड्रॉप, पेयजल के लिए कीटनाशक हटाने की प्रौद्योगिकी, आर्सेनिक और फ्लोराइड हटाने के लिए वाटर फिल्टर और नैनो सिल्वर आधारित एंटी माइक्रोबॉयल वस्त्र कोटिंग जैसे बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण उत्पाद बनाए गए। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने हाल ही में 3 चिकित्सीय किटों का लोकार्पण किया, जिसमें से एक किट दूषित खाद्य और पानी से होने वाले रोगों की जांच के लिए, दूसरा खून में आयरन की कमी को मापने के लिए और तीसरा विटामिन ए की कमी को जांचने के लिए है। डायरिया, टाइफाइड, कॉलेरा और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं जो दूषित भोजन और पानी के संक्रमण की वजह से होती हैं। कभी कभी इन बीमारियों का पता चलते चलते 2 से 4 दिन या फिर सप्ताह भर का वक्त लग जाता है। साथ ही बीमारी का पता करने में हजारों का खर्च भी हो जाता है। हैरत की बात है कि आज भी हमारे देश में सालाना 13% बच्चों की मौत डायरिया से होती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार एनीमिया यानी कि खून में आयरन की कमी से 56% लड़कियां और 30% लड़के ग्रस्त हैं। वहीं 2 करोड़ से ज्यादा लोग विटामिन की कमी के शिकार हैं। ऐसे में ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या देश के लिए चिंता का विषय बन गई है, जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने ऐसी किट का विमोचन किया, जिसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। ये स्वदेशी किट 6 से 9 महीने के भीतर बाजार में उपलब्ध होगी, जो यूजर फ्रेंडली तो है ही, साथ ही किफायती भी है। This user-friendly and rapid detection system will be of immense use to FSSAI
and also to integrated disease surveillance program, which reports on food poisoning outbreaks across the country. And this indigenous test kit will bring down the cost by less than 30%. Our team has developed 2 kits. The first kit is an ELISA test for detecting ferritin. Ferritin is a storage protein for iron, and if there is iron deficiency, this protein level comes down in circulation. So you can detect that using this test and will know whether a person is iron deficient or not. So this will help us to screen the population for iron deficiency, because anemia is highly prevalent in our country, and iron deficiency is supposed to be the major cause of anemia. So this test will help us to identify the real cause of anemia in an affordable way. And the second kit is it's a collection kit, for blood collection kit. It is known as dried blood spot collection kit. And so this is exclusively developed for vitamin A status. पहली किट के द्वारा आसानी से खाद्य और जलजनित रोगों की वजह का पता लगाया जा सकेगा, और दूसरी एलाइजा किट है जो शरीर में आयरन की मात्रा की जांच करेगी, और तीसरी किट के जरिए शरीर में विटामिन ए की कमी की जांच की जाएगी। उम्मीद है कि इस नई तकनीक की बदौलत दूषित खाद्य और पानी की वजह से होने वाली बीमारियों का पता जल्द लग पाएगा और मरीज समय पर उस बीमारी का इलाज कराकर स्वस्थ हो पाएंगे। साथ ही एनीमिया और विटामिन की कमी से ग्रस्त लोगों की संख्या में भी कमी आएगी। विज्ञान प्रसार और निस्केयर ने गत 21 और 22 फरवरी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का मुख्य विषय साइंटिफिक टेम्पर और द नेशन था, जिसमें वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच। इस शब्द का जिक्र सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस शब्द का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, द साइंटिफिक अप्रोच एंड टेम्पर आर और शुड बी अ वे ऑफ लाइफ, अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, a method of acting and associating with our fellow men। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच जीवन का तरीका, सोचने की प्रक्रिया, काम करने की विधि है जिसे आम आदमी के साथ जुड़ा होना चाहिए। 21 और 22 फरवरी को विज्ञान प्रसार और निस्केयर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज ने IIT दिल्ली के परिसर में एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां साइंटिफिक टेम्पर और द नेशन पर गहन चर्चा की गई। इस सम्मेलन को तर्कशास्त्री और समाजसेवी डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की याद में समर्पित किया गया। दाभोलकर ने अंधविश्वास को लेकर एक देशव्यापी मुहिम चलाई थी, जो कुछ कट्टरपंथियों को नागवार गुजरी, और उन्होंने पिछले साल दाभोलकर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्मेलन का उद्घाटन राजनीतिक अर्थशास्त्री अमिया बागची ने किया और मुख्य वक्ता जाने माने वैज्ञानिक डॉक्टर डी बालासुब्रमण्यम थे। उन्होंने लोगों को विज्ञान के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सचिव टी रामासामी, देश के कई वैज्ञानिक और विज्ञान में रुचि रखने वाले लोग शामिल हुए। सम्मेलन में पूर्ण और समानांतर सत्रों में समाज को विज्ञान से जोड़ने, कला, संस्कृति, शिक्षा और मीडिया जैसे कई विषयों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर गहन चर्चा हुई। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है और अक्सर इस बीमारी का देर से पता चलता है, लेकिन अगर कैंसर का पता वक्त रहते लग जाए तो इसका इलाज भी संभव है। भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक ने एक ऐसा पेपर टेस्ट डेवलप किया है जिसके जरिए कैंसर की जांच आसानी से की जा सकेगी। कैंसर पूरी दुनिया के स्वास्थ्य जगत के लिए एक चुनौती बन गया है। इस क्षेत्र में आए दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शोधकर्ता जल्द से जल्द इस बीमारी का तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय मूल की अमेरिकी वैज्ञानिक ने कैंसर के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें एक पेपर टेस्ट की मदद से कैंसर का पता लगाया जा सकेगा। इस टेस्ट किट की खास बात यह है कि कैंसर की जांच प्रेगनेंसी टेस्ट की तरह की जाएगी, जिसमें
यूरिन का सैंपल लिया जाएगा और रिजल्ट कुछ ही मिनटों में आ जाएगा। MIT प्रोफेसर और हार्वर्ड ह्यूज मेडिकल इंस्टीट्यूट के इन्वेस्टिगेटर संगीता भाटिया ने इस तकनीक को विकसित किया है। ये टेक्नोलॉजी नैनो टेक्निक पर आधारित है। नैनो कण ट्यूमर प्रोटीन प्रोटीसेस के साथ संचार करते हैं। हर कण सैकड़ों की तादाद में बायोमार्कर छोड़ता है, जिसकी वजह से मरीज के यूरिन से इनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से बीमारी की जांच आसानी से, सस्ती और जल्दी की जा सकेगी और मरीज का इलाज भी जल्दी शुरू हो सकेगा। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं साप्ताहिक कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। आइए अब नजर डालते हैं देश भर में होने वाली कुछ अन्य मुख्य वैज्ञानिक गतिविधियों पर अपने सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। भारत और ब्रिटेन मिलकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे, जिसके मद्देनजर हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें भारत और ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिवों ने शिरकत की, जिसके तहत साल 2013 में दोनों देशों के बीच हुई स्वास्थ्य संबंधी समझौते को साझा किया गया और स्वास्थ्य संबंधी आगे की रणनीति बनाई गई। इस द्विपक्षीय बैठक का मकसद इसी समझौते के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों का विकास करना रहा। उड़ीसा के चांदीपुर में भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश का सफल प्रक्षेपण किया। आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली विमान भेदी रक्षा प्रणाली है। 25 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली ये मिसाइल अपने साथ 60 किलोग्राम आयुध ले जा सकती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO की मदद से तैयार किया गया है। भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक ने आंख के भीतर छुपी हुए एक बहुत पतली परत की खोज की है जो ग्लूकोमा के मरीजों का इलाज कर सकता है जा सकेगा। नॉटिंघम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरमिंदर दुआ ने ये कारनामा इंसान के आंख के भीतर की कॉर्निया में मौजूद ये नई परत आंख से बहने वाले तरल पदार्थ को नियंत्रित करता है। गोपाल कृष्ण गांधी के व्याख्यान का आयोजन किया। बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी ने अपने व्याख्यान में लोगों को विज्ञान के प्रति सोच का विकास करने को कहा। साथ ही बताया कि किसी भी समाज के विकास में वैज्ञानिक सोच बेहद जरूरी है। राज्यसभा टीवी ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के मद्देनजर एक दिवसीय सिंपोजियम का आयोजन किया, जिसमें वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम में जाने माने वैज्ञानिक शामिल हुए। हर साल 28 फरवरी को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल के विज्ञान दिवस का थीम साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जब तक समाज में वैज्ञानिक सोच नहीं पैदा होती, तब तक उसका विकास नहीं हो सकता। आज के इस सेगमेंट में हम इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अवधारणा के बारे में विस्तार से जानेंगे। 21वीं सदी यानी तरक्की और विकास। चाहे चांद पर घर बसाने की बात हो या प्रौद्योगिकी का वर्चस्व, जमीन से लेकर अंतरिक्ष तक वैज्ञानिकों की पैठ है। हर ओर विज्ञान और विकास है। इस सदी का ये पहलू जितना खुशनुमा है, वहीं इसका एक डरावना पहलू भी है, जहां हम इन सभी बातों से परे ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां न केवल अंधविश्वास बल्कि रूढ़िवादिता भी हावी है। आज भी समाज का एक बड़ा हिस्सा पिछड़ी सोच के साथ जी रहा है, जहां लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन नहीं जीते। दरअसल वैज्ञानिक दृष्टिकोण या सोच एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल होता है, जहां किसी भी वस्तु या प्रकरण को उत्सुकता और जिज्ञासा से देखने के बाद उसका विश्लेषण, जांच और उसकी पड़ताल की जाती है। फिर सभी पहलुओं का आकलन वैज्ञानिक प्रवृत्ति के साथ किया जाता है और फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल सिर्फ वैज्ञानिक कार्यों के लिए ही किया जाता है।
अपितु हम इस पद्धति का इस्तेमाल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकते हैं। किसी भी वस्तु या घटना के सत्य को खोजने के लिए विज्ञान में कई पद्धतियां हैं, जिनमें से एक है आगमनिक यानी इंडक्टिव पद्धति, जिसके अनुसार आसपास की कुछ घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। उनके आधार पर वैश्विक नियम या परिकल्पना तैयार की जाती है। अगर इन सभी अवलोकनों यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो घटना सिद्ध हो जाती है तो उसे एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। पर अगर भविष्य में कोई इस सिद्धांत को चुनौती दे तो उसे स्वीकार कर फिर से उसे वैज्ञानिक मापदंडों पर आंका जाता है। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिक सोच के लिए मस्तिष्क का खुला रहना बेहद जरूरी है। समाज में हो रहे बदलावों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से स्वीकार करना और उन्हें अपनाना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाज की उन्नति में वैज्ञानिक सोच को जरूरी मानते थे। उन्होंने 1958 में संसद में भारत की विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति प्रस्तुत की। किसी देश की संसद द्वारा विज्ञान नीति का प्रस्ताव पारित करने का ये विश्व में पहला उदाहरण था। नेहरू का विचार था कि वैज्ञानिकों को चाहिए कि वो प्रयोगशाला को वैज्ञानिक अनुसंधान का मात्र केंद्र ना माने, बल्कि उनका लक्ष्य ये हो कि जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाया जा सके। वैज्ञानिक प्रवृत्ति यानी साइंटिफिक टेम्पर को विकसित करना हमारे मौलिक कर्तव्यों में से एक है। इसीलिए इसे भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। ये महज एक शब्द ना होकर समाज व देश के विकास को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र है, जिसे समझना और समझाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के परिप्रेक्ष्य में जबकि टेक्नोलॉजी और साइंस में बहुत सारे बदलाव आए हैं, हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये देश बाबाओं और मुल्लाओं और पंडितों और सूदसेर के हाथ में चला जाएगा। ऐसे वक्तों में हमें पीछे मुड़ के देखना ज़रूरी है ताकि हम आगे की दिशा को निर्धारित कर सकें। आगे आने वाले वक्तों में ये चेतना तेज़ी से और ज़्यादा लोगों में फैले, इसके लिए जो प्रयास किए जाएंगे उनके अच्छे ही रिजल्ट होंगे और हमें करना ही पड़ेगा अगर हमको लोकतंत्र जनतंत्र को इस देश में बचाना है। ऐसे में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर छोटे बड़े पहलू को पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। किसी भी घटना या परिघटना के रहस्य को वैज्ञानिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें, फिर ये निष्कर्ष निकालें कि हमें उन वस्तुओं या घटनाओं पर यकीन करना चाहिए या नहीं। तभी समाज में चेतना आएगी और समाज आगे बढ़ेगा। और क्या है इस सप्ताह के इतिहास में विज्ञान का योगदान, जानेंगे अपने सेगमेंट इतिहास के पन्नों में। मार्च 1847 को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म हुआ। पूरी दुनिया इन्हें टेलीफोन आविष्कारक के रूप में जानती है। ग्राहम बेल ने न केवल टेलीफोन बल्कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई उपयोगी आविष्कार किए। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, डेसिबल यूनिट, मेटल डिटेक्टर, बधिरों के लिए सुनने की मशीन जैसे न जाने कितने ही आविष्कारों का श्रेय ग्राहम बेल को जाता है। वेलेंटिना टेरेश्कोवा का जन्म 6 मार्च 1937 को हुआ। रूस में जन्मी वेलेंटिना टेरेश्कोवा पहली महिला थीं जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष का दौरा किया। 18 वर्ष की उम्र में ही ये पैराशूटिंग में माहिर थीं, जिसकी वजह से उन्हें 1962 में वोस्तोक 5 स्पेसक्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। 71 घंटे के इस सफर को वेलेंटिना टेरेश्कोवा ने सफलतापूर्वक पूरा किया। फोटोग्राफी के बारे में आज कौन नहीं जानता। इस शब्द की खोज करने वाले जोसेफ नाइसफोर का जन्म 7 मार्च 1765 को हुआ था। इन्होंने 1826 में पहला फोटोग्राफ प्रदर्शित किया, जिसे हीलियोग्राफ के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जोसेफ नाइसफोर ने पहले आंतरिक दहन इंजन की खोज और विकास अपने बड़े भाई क्लाउड के साथ मिलकर किया। तो ज्ञान विज्ञान में आज इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है, इसके बारे में आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है news@vigyanprasar.gov.in। आप चाहें तो हमें खत भी लिख सकते हैं।
हमारा पता है विज्ञान प्रसार C24 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016। तो आज के लिए इतना ही। विज्ञान और तकनीकी से जुड़ी खबरों के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। नमस्कार।